सबसे पहले मैं आप सबके अच्छे दिन की मंगलमय कामना करता हूँ। अच्छे दिन आए, साथ ही एक दिशा देना है कि आप विद्यार्थी हैं, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आपका कर्म, आपका कार्य केवल पढ़ना है। हाँ ठीक है, इस समय जैसा माहौल चल रहा है, जैसा परिवेश चल रहा है, जैसी परिस्थिति चल रही है, लेकिन इस परिस्थिति को देखते हुए, इस माहौल को देखते हुए आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि मैंने कहा कि आपका कर्तव्य, आपका कर्म, आपका उद्देश्य पढ़ना ही पढ़ना है। आप विद्यार्थी हैं, आपका कर्म है विद्या को अर्थ करना, विद्या को ग्रहण करना। चाहे परिवेश जैसी भी आए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, यदि आप में उत्सुकता है, यदि आप में लगन है, तो आप निश्चित रूप से पढ़ाई करेंगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पढ़िए, पढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे देखा जा रहा है, फिर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आप तक अपनी बात कही जाए, आपको शिक्षा दी जाए, आपको पढ़ाया जाए, आपको समझाया जाए। तो इसके लिए शासन की मंशा के अनुरूप कि आप ऑनलाइन पढ़ें। चलिए भैया ठीक है, ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। आपके पास बहुत समय है। कहीं इधर उधर घूमने के बजाय, कहीं इधर उधर मटरगश्ती करने के बजाय आप पढ़ाई पर ध्यान दें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए, आप प्राइमरी में पढ़ चुके होंगे वर्ण, अक्षर, लेटर। जैसा कि मैं इसके पूर्व वीडियो में बताया था कि वर्ण, अक्षर अथवा लेटर ध्वनि का सबसे छोटा, ध्वनि का सबसे छोटा, ऐसे कहेंगे कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, लेटर कहते हैं। जैसे क, जैसे ख, जैसे अ, जैसे ग। ये जितने स्वर और व्यंजन देख रहे हैं, स्वर 11 और व्यंजन 33, इन सबको हम लेटर कहते हैं, हम इन सबको वर्ण कहते हैं, इनको अक्षर कहते हैं, और यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद हम आते हैं शब्द पर। शब्द पर विचार करेंगे, शब्द को परिभाषित करेंगे। तो शब्द को परिभाषित ऐसे करेंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। पढ़ाई केवल सुनने से नहीं होगी। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप पढ़ते समय नोटबुक रखें, उसको नोट करें, एक बार सुन लें कि शब्द को कैसे परिभाषित किया गया, शब्द किसे कहते हैं। आप शब्द हेडिंग डालिए और अपने मन से उसको परिभाषित कीजिए।
फिर मिलाइए कि आपने जो परिभाषा दिया अथवा आपने जो समझाया बताया वो उससे मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। आप शब्द को परिभाषित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तब जाकर के समझ में आएगा कि पढ़ने का मतलब क्या है। अब इसके बाद आइए शब्द की विशेषता बताते हैं। शब्द की विशेषताएं, शब्द की विशेषताएं क्या होती हैं? तमाम तरह की विशेषताएं हैं, जिसमें 3 विशेषताएं आपके सामने हैं। नंबर 1, सभी शब्दों के वर्णों का क्रम निश्चित होता है। जैसे कोई शब्द है, जैसे शब्द है किताब, किताब, जैसे शब्द है मोहन। ध्यान देंगे, अगर किताब के क्रम को हम ता की ब कर दें तो कोई मतलब नहीं होगा। जैसे मोहन को ह न मो लिख दें, इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि सभी शब्दों के वर्णों का क्रम निश्चित होता है। जब तक निश्चित नहीं होगा तब तक वह सही शब्द नहीं होगा, और जब सही शब्द नहीं होगा तो उसका सही अर्थ नहीं निकलेगा। फिर दूसरा शब्द की विशेषता क्या है कि सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ निश्चित होता है। जो भी शब्द हैं उनका कोई न कोई अर्थ निश्चित होता है। यदि शब्द का अर्थ नहीं है तो वह शब्द नहीं है। तीसरा, शब्दों के द्वारा ही वाक्य की रचना होती है। शब्द नहीं रहेंगे तो वाक्य की रचना नहीं होगी। फिर एक बार ध्यान दें कि सभी शब्दों के वर्णों का क्रम निश्चित होता है, सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ निश्चित होता है, शब्दों के द्वारा ही वाक्य की रचना होती है। ये है शब्द की विशेषताएं। अब इसके बाद इन शब्द का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण कैसे किया गया? उत्पत्ति के आधार पर किया गया, अर्थ के आधार पर किया गया, रचना के आधार पर किया गया, प्रयोग के आधार पर किया गया, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर किया गया। तो शब्द का वर्गीकरण कैसे किया गया है और किस किस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर क्या है, अर्थ के आधार पर क्या है, रचना के आधार पर क्या है, प्रयोग के आधार पर क्या है, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर क्या है, हम एक एक करके आपको समझाएंगे और बताएंगे। इसके बाद आइए हम बताते हैं आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, ये उत्पत्ति के आधार पर देखा गया। जिसमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द, पांचवा है संकर शब्द। ये 5 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं। जिसमें सबसे पहले आप जानें कि तत्सम शब्द क्या है। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ला दिए गए। संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में ला दिया गया, ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में रख दिया गया, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, माता, पिता आदि। ध्यान दीजिएगा, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें ज्यों का त्यों संस्कृत से, ज्यों का त्यों संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में ला दिए गए, हिंदी भाषा में रख दिए गए, ऐसे शब्दों को हम
तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, माता, पिता आदि। इसके बाद तद्भव शब्द। तद्भव शब्द ये भी संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद हिंदी में रखे गए हैं। इसमें परिवर्तन नहीं किया गया, संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों रख दिया गया। लेकिन तद्भव में संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको ज्यों का त्यों न रखकर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके रखा गया, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि से क्या बना? आग। अग्नि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द हो गया आग। अग्नि से आग बन गया। जैसे दीपक तत्सम शब्द है, दीपक से क्या बन गया? दिया बन गया। ठीक उसी तरह से सांप है, मोर है आदि। फिर इसके बाद आता है देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके स्रोत का पता नहीं होता है और वे विदेशी भी नहीं होते हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भी नहीं होते हैं और जिनके स्रोत का पता नहीं होता है। जैसे लड़का, रोटी, लकड़ी, टांग आदि। फिर इसके बाद आया विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में अनेकों प्रकार के शब्द अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी, जापानी अनेकों प्रकार के रखे गए, यूनानी, पुर्तगाली आदि आदि। विदेशी शब्द क्या है कि ऐसे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से लिए गए हैं। अन्य देशों की भाषाओं से लिए गए शब्द को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे इसमें आ गया अंग्रेजी शब्द, ये अंग्रेजी विदेशी शब्द है। उसमें नर्स, टिकट, मोटर, पुलिस आदि ये अंग्रेजी शब्द हैं, ये विदेशी शब्द हैं। फारसी कागज, बेगम, जनाना, सजा आदि। तुर्की तोप, लाश, बहादुर, तौलिया आदि। फ्रांसीसी कूपन, काजू, कार्टून आदि। जापानी रिक्शा, इस्पात आदि। ये विदेशी शब्द हैं जो अन्य देशों से लिए गए, अन्य देशों की भाषाओं से लिए गए हैं और इनका प्रयोग हम ठीक उसी तरह से करते चले आ रहे हैं। फिर इसके बाद पांचवा शब्द होता है संकर शब्द। पांचवा शब्द है संकर शब्द। संकर शब्द क्या है कि दो भिन्न भिन्न भाषाओं के सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है। दो भिन्न भिन्न भाषाओं के सार्थक शब्दों के मेल से जो बनता है उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अलग है, गाड़ी अलग है। ऑपरेशन कच्छ, ऑपरेशन अलग है, कच्छ अलग है। लाठी चार्ज, लाठी अलग है, चार्ज अलग है। ये बताना नहीं है कि ये किस भाषा का है, कौन सी भाषा, ऑपरेशन कौन सी भाषा है, कच्छ कौन सी भाषा है, लाठी कौन सी भाषा है, चार्ज कौन सी भाषा है, रेल कौन सी भाषा है, गाड़ी कौन सी भाषा है। आप खुद समझ सकते हैं, खुद जान सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। ये हुआ उत्पत्ति के आधार पर हम 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार से वर्गीकरण वर्गीकरण किया गया है, जिसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, अंग्रेजी शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द, फ्रांसीसी शब्द, जापानी शब्द, संकर शब्द, अनेकों प्रकार के शब्द आए। इसके बाद आपको बताएंगे हम कि अर्थ के आधार पर कैसे बांटा गया है। अर्थ के आधार पर हम आपको बताते हैं।
अर्थ के आधार पर कैसे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। अर्थ के आधार पर इसमें नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 पर्यायवाची शब्द, नंबर 4 विलोम शब्द, नंबर 5 भिन्नार्थक शब्द और नंबर 6 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सभी शब्द आप सुने हुए हैं। एकार्थी शब्द कहा जा रहा है। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं, पूछा जाए एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, एकार्थी शब्द कैसे जानेंगे। आप कहेंगे कि ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, अनेक अर्थ नहीं होते हैं, उनको हम अनेक तरह से नहीं लिख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे संसद, जैसे राष्ट्रपति, जैसे सम्राट आदि। फिर एक बार सुन लीजिए, एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ हमेशा एक सा रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है, ऐसे शब्द को एकार्थी शब्द कहते हैं। फिर ठीक इसी का उल्टा अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शब्द है अंक। अंक इसके अर्थ हैं, देखिए, अंक को हम भाग भी कहते हैं, अंक को हम अध्याय भी कहते हैं, अंक को हम संख्या भी कहते हैं। जैसे सर हम तालाब को भी कहते हैं, बाढ़ को भी कहते हैं, चिता को भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य अनेकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे अंक का भाग, अध्याय, संख्या। फिर उसके बाद पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द क्या हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान हो, एक दूसरे से मिलते जुलते हो, एक समान हो, ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पक्षी का खग, पंछी, बिहग। ध्यान दीजिएगा, पक्षी, खग, पंछी, बिहग, कोई अंतर नहीं है, सब एक समान है। फिर इसके बाद आता है अगला विलोम शब्द। ऐसे शब्द जो ठीक विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं, विपरीतार्थक होते हैं, ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ का विलोम अनर्थ, रात का विलोम दिन, माता का विलोम पिता। इसके बाद आता है भिन्नार्थक शब्द। ये भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन उनके अर्थ अलग होंगे। जैसे कर्म, काम, क्रम, सिलसिला। फिर इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको बताया भी जा चुका है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे अच्छे भाग्य वाला, इसको हम अच्छे भाग्य वाला न कहकर सौभाग्यशाली कहेंगे, कह सकते हैं। ये रहा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। फिर एक बार, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं रचना के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है। आइए इसके बाद हम बताते हैं रचना के आधार पर कैसे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। रचना के आधार पर पहले वो कहते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे वो कहते हैं यौगिक शब्द और तीसरे वो कहते हैं योगरूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द क्या है? इधर देखिए, जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है
उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर इसको बांट दिया जाए, रात, रा को अलग कर दिया जाए, तो को अलग कर दिया जाए, कोई मतलब होगा नहीं होगा। दीन, दी को अलग कर दिया जाए, नौ को अलग कर दिया जाए, कोई मतलब होगा नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रात, दिन, पुस्तक, घोड़ा आदि। इसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यह सार्थक खंडों के योग से बनता है। ऐसे शब्द जो सार्थक खंडों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजकुमार, यह दो खंडों से मिलकर बना, राज और कुमार से बना राजकुमार। जैसे विज्ञान, बी और ज्ञान से बना विज्ञान। ऐसे शब्द जो खंडों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इसके बाद आइए तीसरा है योगरूढ़ शब्द। ये यौगिक होते हुए भी जो शब्द किसी विशेष अर्थ का बोध करते हैं, यौगिक होते हुए भी ये शब्द किसी विशेष अर्थ का बोध करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज का मतलब हो गया कमल। नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब हो गया शिव। यानी कहने का तात्पर्य कि यौगिक होते हुए भी जो शब्द किसी विशेष अर्थ का बोध करते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, कमल, जैसे नीलकंठ, शिव। इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं प्रयोग के आधार पर कैसे वर्गीकरण हो। हाँ, इसके बाद हम आपको अगला बता रहे हैं प्रयोग के आधार पर कैसे शब्दों का वर्गीकरण हुआ है। यहाँ ध्यान दें, नंबर 1 सामान्य शब्द, नंबर 2 तकनीकी शब्द, नंबर 3 अर्ध तकनीकी शब्द। ये 3 प्रकार से प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण हैं। ये सामान्य शब्द क्या है, तकनीकी शब्द क्या है, अर्ध तकनीकी शब्द क्या है। सामान्य शब्द ऐसे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे खाना, मकान, दूध, कमरा आदि। इसके बाद आता है तकनीकी शब्द। ऐसे शब्द जिनका संबंध विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और विज्ञान से संबंधित होता है। ऐसे शब्द जो विभिन्न प्रकार के विषयों, व्यवसायों और विज्ञान से संबंधित होता है उसे तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे कंप्यूटर, जैसे रसायन, जैसे रेखाचित्र। फिर इसके बाद आता है अर्ध तकनीकी शब्द। ये अर्ध तकनीकी शब्द जैसे चुनाव, कानून, नाटक। इसके बाद लास्ट आपका है अंतिम व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया शब्द का। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द ऐसे शब्द जो समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसे शब्द जो समय के साथ बदलते रहते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते।
लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबद्ध बोधक, समुच्चय बोधक, ये आपको बताया गया। शब्द का वर्गीकरण, शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के शब्दों को आप जानते हैं, तो आप बताएं कि हम इतने प्रकार के शब्दों को जानते हैं। केवल लाइन से लिखते चले जाइए। सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्थकी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, तमाम तरह के जो भी बताए गए हैं सबको नोट कीजिए। देखिए कितने प्रकार का शब्द होता है। इसके बाद हम आपको कुछ प्रश्न देंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 1, 2 तुर्की शब्द लिखिए। तुर्की शब्द मैं आपको बताया भी, आपके पुस्तक में है, आप उसे देखकर भले लिख लें, लेकिन याद होना चाहिए। 2 तुर्की शब्द लिखिए। दूसरा प्रश्न है, तद्भव और तत्सम शब्द के 5 उदाहरण लिखिए। तद्भव शब्द कौन से हैं, तत्सम शब्द कौन से हैं, उनके 5 उदाहरण लिखिए। फिर तीसरा प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द को परिभाषित कीजिए, शब्द की परिभाषा दीजिए। फिर चौथा प्रश्न है, निम्न का पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख, कमल, घर, माता, पृथ्वी। 5वां प्रश्न है, स्टेशन शब्द कौन सी भाषा का है। ये 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप विद्यार्थी हैं, आपका काम है विद्या को अर्थ करना, आपका काम है पढ़ना, आपका लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाई। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा कि आप पढ़िए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।